मुझे कई बार लगता है कि क्या राहुल गांधी इसीलिए गायब होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की जगह पर सोनिया गांधी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलती रही अपने दौर में। ये देश के सामने नहीं आया है, ये अपनी पार्टी के वर्करों के सामने नहीं आया है, ये देश की मीडिया के सामने नहीं आया है। और ये गायब है, क्यों गायब है? क्योंकि इसकी नाक कट गई है बहुत बुरी तरीके से। तो ये आज ये था कहाँ, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी कोई नेता नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर नहीं जानता, इनके जो चापलूस चाटुकार पत्रकार हैं वो नहीं जानते। तो ये कहाँ चला गया? ये गायब हो गया क्या? ये आदमी बार बार नंगे होकर दिखा रहा है इसकी असलियत क्या है, इसका देश से कितना प्रेम है, और उसके बाद इसको झेला जा रहा है। उसके बाद देश की गाँव जो है उन पे मिर्चा छिड़की जा रही कि राहुल का होना बड़ा जरूरी है। सर नमस्कार। नमस्कार मुनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने। इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत के सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के चीफ जस्टिस शामिल हुए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार शपथ ले रहे थे तो उन्होंने दक्षिण देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति भवन में इस भव्य समारोह का संदेश दुनिया को देना था, भारत की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। भारत के जीवित सभी चीज सीजीआई मौजूद थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर उस गरिमा को बनाए रखने के लिए सबके सब थे। कुछ एक ऐसी तस्वीरें जो बता रही थी कि जो लोग ड्रामा करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस क्यों एक साथ दिखाई दिया जब चंद्रचूड़ के साथ पीएम थे, आज ये मैसेजिंग दिया। मुझे कई बार लगता है कि क्या राहुल गांधी इसीलिए गायब होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की जगह पर सोनिया गांधी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलती रही अपने दौर में। क्या इन सबको लगता है कि आज भी उस कुर्सी पर जहां प्रधानमंत्री बैठे थे उस जगह पर उनका हक बनता है क्योंकि वो राजा है? ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष का गायब रहना मैसेज क्या दे रहा है? आज मनीष जी, मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से राहुल गांधी का जो गायब होना है, ये कई संदेश दे रहा है। ये कई संदेश दे रहा है, एक संदेश नहीं दे रहा है। तो पहला संदेश तो बड़ा स्पष्ट है कि अब इनकी समझ में आ गया है कि इनकी बिकी हुई, इनके इशारों पर नाचने वाली जो दिल्ली में बैठती थी एक पूरी न्यायिक व्यवस्था, उस न्यायिक व्यवस्था में काफी कुछ डेंट आया है और अब उसने इनके इशारों पर नाचना बंद कर दिया है। ये उसी टाइप का चाहते हैं न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस बने। जैसे जब चाहा अमित शाह को जेल भेज दिया, जब चाहा गुजरात में तरह तरह के वो अड़ंगे किए। और सबसे खास बात कि इनकी करतूतों पे पर्दा डालने वाला। कैसे पर्दा डालते थे ये मनीष जी जरा याद दिला दें दर्शकों को। मैं आज फिर याद दिलाऊंगा कि वो जो कोयला घोटाला है या 2G घोटाला है, उसमें गाली खाती है नरेंद्र मोदी की सरकार कि कैसे वो बरी हो गए, खासकर 2G घोटाले में। तो मैं आज फिर रिमाइंड करा दूं कि उस 2G घोटाले की जांच 2012 में शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वकील भी तय कर दिया था कि इस पूरे जांच की सीबीआई की तरफ से वकील कौन होगा। और वो जो इंदिरा जयसिंह है उसका आदमी था, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसा इनको बेईमान सुप्रीम कोर्ट से ये होता था जो इनके पापों में पर्दा डाल दे और वकील भी वही तय करे, वो काम होना बंद हो गया है। तो ये खिसियाहट थी। तो मेन कारण तो ये है कि इसका एक तरह से मोह भंग हो गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये अभी तक 2014 तक ये सुप्रीम कोर्ट को अपने कंडोम की तरह इस्तेमाल करते थे। जैसे इनके पापों को छुपाना हो तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में चले जाओ, वहां बैठे ऐसे लोग थे, चाहे वो अल्तमस कबीर हो। मनीष जी दूसरा नाम लीजिए, क्या नाम था उसका? आफ्ताब आलम हो, अल्तमस कबीर हो। ये लोग कैसे पापों में पर्दा डालते थे, इनकी लंबी कहानी है, पूरी किताब इन पे लिख सकता हूं मैं। नहीं, अभी गवई साहब तो यही काम करके गए हैं कल ही तो। लेकिन फिर भी इसके मन का नहीं कर पाया ना, एक तरफा नंगा नाच नहीं कर पाया। उन्होंने भगवान विष्णु पे अटैक किया तो उनको ऊपर फिर ऐसे प्रहार हुए कि उनको बैक फुट पे आना पड़ा। ये जमाना बदल चुका है, देश के तेवर बदल चुके हैं। तो अब वो जैसे पहले नंगा नाच होता था कि जब जिसको चाहा जिसको जेल भेज दिया, जिसको चाहा बुला लिया, वो काम हो गया खत्म। जिसको चाहा उसको बरी कर दिया। जैसे 2G घोटाले में पूरा इंतजाम करके गए वो न्यायाधीश महोदय। इसीलिए मैं बार बार उसकी याद दिलाता हूँ कि कैसा पाप हुआ है इस देश के साथ। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 2G घोटाला है। लेकिन ये आज कहाँ था? तो ये तो मैंने बताया कि अब इसका सुप्रीम कोर्ट में इसका मन नहीं लग रहा। क्यों?
क्योंकि इसके पाप वहां नंगे हो रहे हैं और इसको बचाव उसका हो नहीं पा रहा जैसी अपेक्षा कर रहा था, या जैसा ये अपने पाले हुए लोगों से उम्मीद करता था, वो नहीं हो रहा, तो अब ये उखड़ा हुआ है। लेकिन मनीष जी, आज जो ये गायब हुआ है, तो आज आपको पता है कि वहां 7 देशों के राजदूत भी थे। 7 देशों के चीफ जस्टिस थे, 7 देशों के चीफ जस्टिस। 7 देशों के। तो इसके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा तो बढ़ी। इस 7 देशों के चीफ जस्टिस वहां पे उपस्थित थे उस शपथ में। ये आया नहीं आया तो ये तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये आदमी कितना बेशर्म है, इसको जरा समझिए कि ये जब 14 तारीख को जब से बिहार का रिजल्ट आया है, तब से आज आ गए मनीष जी हम 24 तारीख को, यानी 10 दिन हो गए। दर्शकों जरा याद करिए, 10 दिनों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है देश के। ये देश के सामने नहीं आया है, ये अपनी पार्टी के वर्करों के सामने नहीं आया है, ये देश की मीडिया के सामने नहीं आया है, और ये गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि इसकी नाक कट गई है बहुत बुरी तरीके से, और इसका जो झूठ बोल रहा था, उस झूठ की नाक कटी है बहुत बुरी तरीके से। तो एक तो इसको शर्म है, ये करे तो क्या करे, ये इसको कुछ सूझ नहीं रहा, तो ये मुंह छुपा के घूम रहा है, चोरों की तरह मुंह छुपा के घूम रहा है इस देश से। एक ये भी कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, और इसको समझना पड़ेगा, ये बहानों-बाजियों में हम लोग इधर उलझ गए कि ये इस वजह से नहीं आया, इस वजह से नहीं आया। कल इसको अयोध्या में वहां पे ध्वजारोहण में उपस्थित होना था, सनातन धर्म के सबसे बड़े कार्यक्रम में। ये वहां से गायब होगा, ये फिर एक बार सनातन धर्म को अपमानित करेगा, तो इसलिए ये गायब है। पहले से इसके इसके चमचे लघु-भगु गाने लगेंगे कि वो तो यहाँ थे ही नहीं। कहाँ गया? ये गया कहाँ है? ये दिल्ली में नहीं है तो गया कहाँ है? और अगर ये है तो ये क्यों नहीं जाएगा अयोध्या? क्योंकि जब 24 जनवरी को हुआ था, तब इसने कहा था कि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जो होगा और जब हमारी मर्जी होगी तब हम जाएंगे। तो अभी 2 साल हो गए धीरे-धीरे, ये 2 साल में इसको समय नहीं मिला कि अयोध्या जाए। और कल जब वहां पे ध्वजारोहण हो रहा, देश के 7,000 वरिष्ठ नागरिक वहां पहुंच रहे हैं, तब भी ये नहीं जाएगा। क्यों? तो इसीलिए पहले से इसने गायब हुआ है, और इसने ऐसे मौके को अपना केंद्र बनाया है, चीफ जस्टिस की शपथ को, कि आप केवल अयोध्या के लिए इसको दोषी ना दे पाए। ये कोई बहाना सोचेगा, तो क्या बहाना है इसके पास? ये कोई, मैं बार-बार कहता हूँ, ये सामान्य सांसद नहीं है, ये सामान्य कांग्रेसी नेता नहीं है। ये देश की विपक्ष का नेता है, नेता विपक्ष है, और संवैधानिक तौर पे इसको दर्जा हासिल है कैबिनेट मंत्री का। और कल क्या इसको मालूम नहीं था, कोई अचानक सूर्यकांत की शपथ होने लगी? सबको मालूम था कि चीफ जस्टिस इस दिन शपथ लेंगे। उसके बाद ये लापता हुआ, तो इसने एक तरह से देश के संविधान को, देश के संवैधानिक परंपराओं को, देश की संवैधानिक मान्यताओं को इसने सरेआम अपमानित किया है, खुलेआम। और ये अराजक नक्सल कहिए, ये जैसे नक्सलियों के लिए कहा जाता है कि ये जानबूझकर हर देश की हर उस परंपरा को प्रहार करता है, संवैधानिक परंपरा को, संवैधानिक मान्यता को, जो देश को मजबूत करती है, देश को जोड़ती है, ये उस पर प्रहार करने के लिए बना ये कल। अन्यथा इसको कोई शिकायत का भी तो मौका नहीं कि भाई चीफ जैसे सीबीआई या ईडी के चीफ के लिए कहता है कि हमको शामिल नहीं किया, चुनाव आयोग के लिए कहता है। चीफ जस्टिस में कोई उसके चयन में तो कोई भूमिका भी नहीं है, प्रधानमंत्री की भी भूमिका नहीं है। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जिसका नंबर आता है वो बन जाता है। उसके बाद इसका ये क्यों गया, क्यों नहीं गया, इसकी तो खाल खींच लेनी चाहिए, खासकर मीडिया को, देश को, जो दिल्ली का मीडिया है, कि तुम उस दिन क्यों नहीं थे। लेकिन अब देखें क्या करता है मीडिया। तो ये अपने, इसके मैंने कहा ना, इसके कई कारण है कि क्यों भागा है। ये जानबूझकर गायब हुआ है, और इसने संविधान को अपमानित किया। लेकिन ये मनीष जी, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये नैरेटिव नहीं बन पाएगा कि इसने संविधान की, संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई, क्योंकि भाजपा का बहुत कमजोर पक्ष है, और एक दिन के अंदर सब बात आएगी, खत्म हो जाएगी। अन्यथा इससे ज्यादा संविधान का अपमान हो नहीं सकता, जैसा ये करेंगे, इसने आज किया है राहुल गांधी ने। देखिए, ये तस्वीर जो राष्ट्रपति भवन से आई, जैसे मैंने कहा, 7 देशों के चीफ जस्टिस थे, एक आदिवासी भारत की राष्ट्रपति हैं, और ये मैसेज दुनिया को देना था कि किस तरह से भारत में न्यायपालिका डेमोक्रेसी की मजबूत स्तंभ के रूप में है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका काम क्या करती है, और लीडर अपोजिशन की क्या भूमिका है। आज एक मैसेजिंग देना था। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी 7:30 बजे ब्राजील से, अफ्रीका से पहुंचते हैं। 1 घंटे के अंदर वो राष्ट्रपति भवन के अंदर आते हैं। ये 75 साल से ज्यादा उम्र का एक व्यक्ति। कल और परसों 2 बड़े-बड़े कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। उसके बावजूद ये आदमी अय्याशी करने का मतलब इतना गंभीर, और ये नहीं, आज नहीं, ये जस्टिस गवई के शपथ ग्रहण में भी नहीं था। जबकि
ये मस्ट है प्रेजेंस। तो क्या जानबूझकर फिर संविधान हाथ में लेकर घूमता है? इसी हरियाणा को मुद्दा बनाया, उसी हरियाणा के सीजीआई बनकर के आए। राम मंदिर एक अलग मुद्दा था, मगर आप जो इशारा कर रहे हो बहुत गंभीर है। क्या जानबूझ करके उसके लिए गायब हुआ और यहां संविधान का अपमान किया इसने? नहीं, आपने बताया कि गवई के भी शपथ ग्रहण में गायब था, उसके बाद सूर्यकांत के भी शपथ ग्रहण में गायब था। तो ऐसा कौन सा प्राविधान है, इसकी जरा जांच करें प्रधानमंत्री मोदी, कि जो नेता विपक्ष है उसको भी हटाया जा सके कुर्सी से, क्योंकि लगातार अपमानित कर रहा है। चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण में गायब होना, और वो भी बिना बताए, बिना किसी को मालूम हो, ये भी नहीं मालूम कि तुम गए कहाँ हो, तो इतना गैर जिम्मेदार, इतना नकारा, इतना निकम्मा नेता विपक्ष भारत को नहीं स्वीकार है। इस तरह की हरकतें करने वाला ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, मनीष जी। और इस आदमी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए कि आखिर तुम गायब कहाँ हो जाते हो, तुम बैठे किस लिए, तुम क्या हुड़दंग करने के लिए बैठे हो, कि देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ गालियां बकने के लिए बैठे हो? तुम्हारा नेता विपक्ष के रूप में तुम्हारी क्या ड्यूटी है, और तुम यहाँ पर क्यों नहीं थे? तुम लगातार दो चीफ जस्टिस जैसे शपथ शपथ ग्रहण हो गया कि उनके शपथ ग्रहण में तुम नहीं आए थे, तो तुम उस समय कहाँ गए थे, इस समय कहाँ गए थे? देश को जानना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इस आदमी की खोपड़ी खा जाइए, ये बताए देश को कि गया कहाँ था। इसके बाद ऐसा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो ये आज यहाँ नहीं पहुंचा? तो ये आज ये था कहाँ, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी कोई नेता नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर नहीं जानता, इनके जो चापलूस चाटुकार पत्रकार हैं वो नहीं जानते। तो ये कहाँ चला गया? ये गायब हो गया क्या? ये हवा में उड़ गया? ये कौन, ये आदमी, इसको ये जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कि कितना ऐसा ये दृश्य था जो लोग नौटंकी करते हैं। जब चंद्रचूड़ चले गए थे, चंद्रचूड़ के घर पीएम चले गए थे गणपति पूजा में, तो इन बेशर्म वामपंथी कुत्तों ने, इन इस देश के लुटियन दलालों ने बवाल मचाया। आज जब शपथ लेकर के वो राष्ट्रपति को अभिवादन करके जब वो लौटे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास गए, क्योंकि वो इस देश में कार्यपालिका का प्रधान है। अब ये एक मैसेजिंग ये भी है। दूसरी तरफ फिर वो वर्तमान उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, इन सब से मिलते हुए अपने परिवार के जो उनके जो सास-ससुर थे, चूँकि मदर-फादर तो उनके जीवित नहीं है, सास-ससुर, उनको पैर छू के प्रणाम किया। एक मैसेजिंग दलस तरह के दिया। ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है कि इस जगह पे यदि व्यक्ति होता, तो एक मैसेज दूसरे तरीके से जाता। अब ऐसे दौर में क्या ये बेसिकली किसी सदमे में है? एसआईआर के मुद्दे पर इसने अपने आप को इतना बवाल माच के देश में उत्पात मचाने की कोशिश की। हर समय जब देश में उत्पात मचाने की, संविधान को नष्ट करने की जरूरत होती है, तब तो ये कूदता है, संविधान का किताब लेकर उछलता है। और संविधान में जो स्किल को लेकर के जब संदेश देने की बारी होती है, तो भारत के संविधान का अपमान करता है ये व्यक्ति। देखिए, मैंने कहा ना, इसकी नाक तो काट ली जनता ने। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर एक भी शिकायत नहीं आई। क्या रिजल्ट आया सबने देखा है। और एसआईआर होने के बाद जब चुनाव होता तो क्या परिणाम होते हैं, ये भी बिहार चीख चीख कर बिहार ये संदेश दे रहा है। इसको बड़ी उम्मीद थी कि जब उत्तर यहाँ पे 12 स्टेटों में शुरू होगा, तो इसको बिहार, बंगाल से और उत्तर प्रदेश से बड़ी उम्मीद थी, मनीष जी। और यहाँ पे अखिलेश यादव लंबी लंबी छौंक रहा था ये आदमी, और उधर वो ममता बनर्जी 4 तारीख से आज 24 तारीख हो गई, सिवाय झूठ बोलने के दूसरा कोई काम इनके पास नहीं है कि फलाने मर गए, ढिमाके मर गए। इन्होंने लाशें गिननी शुरू की। लेकिन निर्बाध रूप से चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, और उसमें किसी प्रकार का कोई डंगा नहीं आ रहा। तो इसको और लग रहा है कि और अभी तो इसकी जो नाक कटी है बिहार में, ये बिल्कुल कट जाएगी 12 स्टेटों में जिस समय एसआईआर समाप्त होगा, तो इसका झूठ उड़ेगा। और करोड़ों की तादाद में 12 स्टेट में, मनीष जी, करोड़ों की तादाद में फर्जी लोग गायब होंगे जो मरे खपे थे। 2 जगह नोट थे और कुछ घुसपैठिए जो थे वो अपना बिस्तर इस्तर लेके गोल हो जाएंगे। तो वो तो इसके अंदर एक हद सही है। ये अब इसका कायदे से नंगा होने जा रहा पूरे देश के सामने, पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा ये व्यक्ति। लेकिन इसके बावजूद जो मैं कहूंगा इससे ज्यादा बड़ा यह है कि इसको नफरत अयोध्या से है। अयोध्या का जो कल सनातन धर्म का बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें रंग में भंग, तो इसकी औकात नहीं, जाए ना जाए कोई फर्क नहीं है। ये ना ही जाए तो अच्छा है, ये वहां ना जाना पड़े इसको, और ताकि ये मुसलमानों के बीच में बड़ा हीरो बन के घूमे कि देखो मैंने अयोध्या का बायकॉट तब भी किया था, अयोध्या का बायकॉट मैंने अब भी किया, और मुझसे ज्यादा सनातन द्रोही, हिंदू द्रोही कोई नेता इस देश के अंदर नहीं है। तो ये करने के लिए दूसरी ये कारण भी है, ये कल गायब है। और इसीलिए मनीष जी, ये ना
मुझको आज तक ये कारण समझ में नहीं आया। एक आध बार हो सकता है, एक आध बार कोई व्यक्तिगत ऐसी कारण हो सकता है कि आदमी अचानक चला गया, किसी को मालूम नहीं कहाँ गया, घरों के कुछ लोग हैं जिनको मालूम है। ये पिछले 11 साल से गायब होता है और पूरी पार्टी को नहीं मालूम होता है। पूरी पार्टी को नहीं मालूम होता, पूरे देश को नहीं मालूम होता, जो इसके अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड, उनको नहीं मालूम होता है। तो ये कौन सी ऐसी स्मगलिंग करता है कि जिसकी जो छुपाता है देश से, ये कौन सा ऐसा अवैध काम करता है, गलत काम करता है, अनाधिकृत काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, जो देश से छुपाता है, देश की आंखों से, और कायदे से अनैतिक काम करता है, अमर्यादित काम करता है। इसका कुकर्म सामने आना चाहिए, क्योंकि 11 साल से इसका यही रवैया है। ये अचानक गायब होता है और उसका किसी को नहीं मालूम। तो ये काम या तो चोर करते हैं, या डकैत करते हैं, या ठग करते हैं, लुटेरे करते हैं, सामान्य आदमी कभी नहीं करता। और जो आदमी देश का राजनेता हो, नेता विपक्ष हो, उससे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका आचरण इतना गिरा हुआ, इतना जो है सवालों से घिरा हुआ होगा। ये निश्चित तौर पर इसकी जांच, क्या बोलूं मनीष, ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार कैसे इस्तेमाल करती देखें। लेकिन ये देश के लोगों का खून जलाता है ये आदमी। जब नेता विपक्ष की कुर्सी बैठता है, सांसद होता, ये कुछ भी करता है, लेकिन ये नेता विपक्ष है, तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ निगाह जाती है, इसकी तरफ दृष्टि जाती है लोगों की। और उसके बाद जब इसका ये आचरण होता है तो बर्दाश्त के बाहर है। पता नहीं कैसे इसको झेला जा रहा है और क्यों झेला जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए लगता है कि इस पर और मैं विमर्श बता क्यों दूं, ज़रूरी होता है। मैं मनीष जी, मैं अभी बता दूं मनीष जी, ये देश बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकाएगा। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, इस अपने माध्यम से सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों से, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। मैंने कहा था ना कि पृथ्वीराज चौहान वाली गलती मत करो। ये इस आदमी को जो झेल रहे हो ना, बहुत लोग मीम बनाते हैं कि इसका रहना बड़ा जरूरी है, चुनाव जीतना है तो बड़ा जरूरी है, और राहुल रहेगा तो भाजपा जीतेगी। ये एक झटका लगेगा, उसके बाद समझने नहीं देगा ये आदमी। ये राक्षस से ज्यादा भयानक है, इसको समझ लो, क्योंकि ये अकेला आदमी नहीं है ये एक प्रतीक है, एक चेहरा है ये। इसके पीछे की जो ताकतें हैं, वो दूसरा समझने को मौका नहीं देंगी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस है माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री का, और जो सरकार बैठी दिल्ली की, वो कि इसको मौका दो, इसको मौका दो, इसकी वजह से हमको मौका मिल रहा है। अगर ये सोच रहे हो तो फिर अगले झटके के लिए तैयार हो। वो दंड ये आप लोग नहीं झेलोगे, वो दंड इस देश के 140 करोड़ लोग झेलेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, एक मोहम्मद गौरी तुम फिर तैयार कर रहे हो। एक मोहम्मद गौरी 1000 साल पहले आया था, और एक मोहम्मद गौरी अब तैयार कर रहे हो कि इसको लगातार मौके दे रहे हो कि आओ तुम भारत माता की गर्दन काटो। एक बार नहीं काट पाए, दोबारा काटो, तिवारा ने चौबारा काटो, 5वीं बार काटो, 6ठी बार काटो। लगातार ये असफल हो रहा है। और ये एक दिन जिस दिन सफल हुआ, उस दिन एकदम से काटेगा, समझ में नहीं आएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम तो आनंद लेके चले जाओगे, लेकिन ये जो जो जहर का पौधा लगा के जा रहे हो, ये पौधा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, ये समझ लो। इस तरह के मीम बनाने से, इस तरह के मजाक बनाने से काम नहीं चलेगा कि राहुल गांधी के बिना भाजपा जीत नहीं सकती और भाजपा के लिए बड़ा वरदान है। ये सोच रहे तो अपनी गलत फहमी में तो है ही है। और पूरे देश को ये गांजा मत पिलाओ, पूरे देश को ये भांग मत पिलाओ कि राहुल गांधी बड़ा जरूरी है भाजपा के जीतने के लिए। अगर ये जरूरी है तो फिर आगे मरने के लिए भी तैयार कर, देशवासियों से कह दो कि आने वाले समय में मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक मोहम्मद गौरी पाल रहे हैं, उससे ज्यादा मजबूत पाल रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी क्यों है, ये इस अकेले आदमी की औकात नहीं, ये किसी मतलब का नहीं, कौड़ी का तीन है ये आदमी। इसके पीछे जो ताकतें लगी हैं, तो अभी मनीष जी हम लोगों ने दो तीन महीने पहले डिस्कस किया था, और उसके बाद वो सारे यूट्यूब में भी लगा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का प्लान बना रहा था। कौन बना रहा था, कौन बना रहा था, किसके लिए बना रहा था? ये बुद्धि नहीं है क्या, देश ये खोपड़ी नहीं है कि देश को मूर्ख समझ लिया है? उससे ईश्वर की कृपा से बचे प्रधानमंत्री। उसके बाद इस आदमी के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं। ये आदमी बार बार नंगे होकर दिखा रहा है कि इसकी असलियत क्या है, इसका देश से कितना प्रेम है। और उसके बाद इसको झेला जा रहा है। उसके बाद देश की गाँव जो है उनपे मिर्चा छिड़की जा रही कि राहुल का होना बड़ा जरूरी है, इसलिए इसको जेल नहीं भेजेंगे, इसलिए इसको फलाना नहीं करेंगे, इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो इस जब अपनी सत्ता के लिए करते रहो, और उसके बाद ये कैसा जहर बो के जा रहे हो, ये जहर काटना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए सिर्फ ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण का नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, चूँकि कल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 25 तारीख, जब अयोध्या में ध्वजारोहण होना है। जो लोग ये कहते थे कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं है, अशुभ है, फलाना ढेमका, और कई जो है सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सनातनी भी यही नैरेटिव बना रहे थे मोदी विरोध में।
आज गिड़गिड़ाते हुए वो अवधेश पासी को मैं सुन रहा था, अवधेश पासी कहता, "मुझे बुलाया जाएगा, मैं भी जाऊँगा।" अरे! तुम वहाँ के सांसद हो, तुम्हारा क्या दामाद लगे हुए हो तुम कि तुम्हें बुलाया जाएगा? ये इसका मतलब क्या है कि सब के सब खुश कर रहे हैं, थोड़ा-सा डरते भी हैं कि मैसेज तो ये तो नहीं जाएगा कि हम बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। अवधेश पासी का एक बदला हुआ बयान और इसका यदि देश में रह करके यदि नहीं जाता, तो होता कि भैया इसने अपमान किया, इसने डबल स्टैंडर्ड गेम खेला कि ये जो लोग सनसनीबाजों का गैंग, ये पाड़ाओं का गैंग कहता नहीं, ये तो बहुत ईमानदार हैं, राहुल गांधी इस तरह के हैं, तो ये विदेश में है, तर्क गढ़ देना चाहिए, विदेश में तो कैसे आते? अपने किसी काम से गए हुए थे। नहीं कि ये यही मैं कह रहा हूँ सामान्य कि इसका मामला। कौन ऐसा कौन सा काम था जो मंदिर के कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी था, बताए ना देश को। ये देश को आके बताए कि ऐसा कौन सा इसका काम था जिसकी वजह से ये देश छोड़ के चला गया। मंदिर वाला काम जो था इसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं था, वो वहाँ विदेश में कौन सा काम था, ये देश बताए जरा देश को कैसा कौन सा काम था। इसीलिए इस देश को समझने की जरूरत है कि सोचिए सालों तक इसके इर्द गिर्द कैसे सब कुछ घूमता रहा है और इस आदमी को नायक बनाने के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम सालों से काम कर रहा है। कल्पना कीजिए कि 240 वाला आंकड़ा उस दिन 20-25 और कम हो जाता। तो सचमुच जो सतीश जी कह रहे हैं वही बात है, इसका होना बहुत जरूरी है। वो एक्सीडेंट इस देश की बर्बादी लाता, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ये व्यक्ति नहीं इस क्या देश के साथ क्या करता, ये जब हम लोग कल्पना करते हैं कि बिहार में यदि जो धमकी दी जा रही थी, वो वाली सरकार यदि आ जाती तो क्या होता? तो थोड़ी-थोड़ी सी के लिए बहुत ऐसा नहीं कि इग्नोरेंस है, वोट बिहार में भी कम ऐसा नहीं कि बहुत फ़र्क पड़ गया है। आपकी थोड़ी-सी लापरवाही से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इस आदमी से बहुत-बहुत सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। ये सामान्य मामला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इस आदमी को बहुत सख्ती से प्रस्तुत होना चाहिए और इसको दंडित करना चाहिए। ये आदमी लगातार अपमानित कर रहा है, लगातार उद्दंडता, उच्छृंखलता सारी सीमाएँ लाँघ रहा है, उसके बाद इसको फ्री किए हुए हैं, तो क्यों फ्री किए हो इसको? बिल्कुल। मैं इसलिए इस बात को यदि इस देश के मुख्य न्यायाधीश तक की भी संदेश जाना चाहिए कि इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर ये नेता प्रतिपक्ष होकर के मजाक उड़ाता है और इस व्यक्ति को जस्टिस गवई के दौर में एक सजायाफ्ता अपराधी है ये व्यक्ति। कानूनन ये हाँ, व्यक्ति सजायाफ्ता अपराधी है और ऐसा नहीं कि ऊपर की अदालत ने इसके इसके हियरिंग को ट्रायल को सुना और इसे बरी कर दिया। एक गैर कानूनी तरीके से कह सकते हैं जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ना सिर्फ इसे इसकी सजा पर रोक लगाई, इसके दोष सिद्धि पर रोक लगाई। मैंने आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। इस देश की सुप्रीम अदालत को भी सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान का मजाक बनाता है, वो जब सजायाफ्ता अपराधी होता है तो लीक सेट कर उसे राहत दी जाती है। ऐसा व्यक्ति कितना घातक हो सकता है, ये इस देश की सुप्रीम अदालत को भी समझने की जरूरत है। हाँ। और ये भी बता दूँ मनीष जी, वो जो अवधेश प्रसाद है, वो बता रहा कि हमको बुलाया जाता तो हम आते। अखिलेश यादव को तो बुलाया गया है, क्यों नहीं जा रहा वो आदमी? अखिलेश यादव को तो बुलाया गया, वो क्यों नहीं जा रहा? वो जरा जवाब दे। और ये आदमी तो भई नहीं पता, घर के आदमी तो सांसद है उसी अयोध्या का, और खुलकर वहाँ ट्रस्ट कह रहा है कि किसी को रोक नहीं है, जो आना चाहे आए। तो ये तुम पहली बार क्यों नहीं गए थे? 24 जनवरी क्यों नहीं गए थे? और अब जब तुमको ये बहाना बना रहा तो असल अब में तक इसकी क्यों नहीं नाक का गए? अब तक क्यों नहीं गए? अब तक नहीं गए, रामनवमी पड़ी नहीं गए, तुम किसी आयोजन में नहीं गए, और सब 2 रामनवमी पड़ चुकी है। उस अयोध्या के उद्घाटन के बाद 2 रामनवमी पड़ी। उस जिस दिन तो खैर रामनवमी को था। उसके अलावा मनीष जी, ये आदमी लगातार इसको बुरी तरह से, क्योंकि जिस मिल्कीपुर जहाँ ये घर है इसका, वहाँ पे जनता ने इसकी भी नाक काटी है बहुत बुरी तरीके से। 60,000 वोटों से हारा है, 60,000 वोटों से। योगी आदित्यनाथ ने ताकत दिखाई है, तो अब ये थर-थर काँप रहा है कि कैसे भगवान राम के बारे में उल्टा-सीधा कह दें। तो अभी इतना आया है औकात पे कि हमको बुलाया, नहीं तो हम पैदल चले जाते, नंगे पाँव चले हुँ। जाते। ये कह तो रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? जा नहीं रहा उस अखिलेश यादव के डर से, जो अखिलेश यादव लगातार बहिष्कार, तिरस्कार भगवान राम का करने का पाप कर रहा है। और उसको 2027 में मनीष जी बड़ा भीषण परिणाम मिलेगा, देखते जाइए आप। जो अखिलेश यादव के जो नशा चढ़ा है ना अहंकार का, वो उतरेगा 2027 में। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कितनी सीटें इनकी आने वाली है। थोड़ा रुक जाइए।